बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम वो इम्पोर्टेंट इकनॉमिक टर्मिनोलॉजीज़ को पढ़ेंगे जिसको हमें ज़रूरत पड़ती है करंट अफेयर, पाक अफेयर और इंटरनेशनल रिलेशंस के पेपर में। और ख़ासकर किसी भी मुल्क की इकानमी को अंडरस्टैंड करने के लिए हमें कुछ टर्मिनोलॉजीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है। उसमें ये तकरीबन 15 टर्मिनोलॉजीज़ हैं, टोटल 15 टर्मिनोलॉजीज़ हैं, जिसमें से सबसे पहला और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है वो है बैलेंस ऑफ पेमेंट। हम बैलेंस ऑफ पेमेंट को BOP भी शॉर्टली हम बोलते हैं। अभी व्हाट इज़ बैलेंस ऑफ पेमेंट, तो उसकी डिफिनीशन है कि अ सिस्टमिक रिकॉर्ड ऑफ ऑल इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस मेड बिटवीन द रेजिडेंट्स एंड नॉन रेजिडेंट्स ऑफ ए कंट्री फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम, यूजुअली 1 ईयर। इसका मतलब ये है कि एक मुल्क, उसके जो रेजिडेंट हो ना या नॉन रेजिडेंट्स हो, एक साल के अंदर वो जितने ट्रांजेक्शन करते हैं, इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन्स, उसको कहते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट्स। इट्स मीन कि ये एक मुल्क का ओवरऑल इकोनॉमिक अकाउंट है। उसके अंदर जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है ये मेनली दो चीज़ों के ऊपर कंसिस्ट करता है। एक को कहते हैं करंट अकाउंट, दूसरे को कहते हैं कैपिटल अकाउंट। ठीक है, अभी करंट अकाउंट क्या है? तो करंट अकाउंट इज़ द कम्बिनेशन ऑफ 4 थिंग्स। करंट अकाउंट में हमारे पास 4 चीज़ें होती है। एक होता है हमारा एक्सपोर्ट, दूसरा होता है इम्पोर्ट, एक है ट्रेड बैलेंस, दूसरा है इन्वेजिबल्स। यह हमारा आता है करंट अकाउंट के अंदर। दूसरा है बैलेंस ऑफ पेमेंट का जो दूसरा कंपोनेंट है वो है कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट के अंदर भी 4 चीज़ें आती है। एक है एक्सटर्नल असिस्टेंस, एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग है, इसमें शॉर्ट टर्म डेट आता है, और फॉरेन इन्वेस्टमेंट। तो ये ओवरऑल बैलेंस ऑफ पेमेंट्स के कुछ कंपोनेंट्स है, उसके एलिमेंट्स भी कहलाए जाते हैं। अब पढ़ते हैं एक एक के इसमें ये क्या होता है, एक्सपोर्ट क्या होते हैं। एक्सपोर्ट हर वो चीज़ जो एक मुल्क पैदा करता है, इंटरनली पैदा करता है और उसको बाहर के ममालिक को बेचता है, उसको कहते हैं एक्सपोर्ट। ठीक है। दूसरा इम्पोर्ट, कोई भी मुल्क जो है ना वो सेल्फ सफिशेंट नहीं होता, वो बाज़ चीज़ें पैदा करता है और बाज़ चीज़ें जो है ना बाहर के ममालिक से अपने मुल्क में अपने अंदर लेकर आते हैं। जो इम्पोर्ट होते हैं वो प्रोडक्ट्स है जो हम बाहर के ममालिक से ख़रीद कर अपने मुल्क के अंदर लेकर आते हैं, वो कहलाते हैं इम्पोर्ट्स। और जो हम पैदा करके बाहर के ममालिक को बेचते हैं उसको कहते हैं एक्सपोर्ट्स। दूसरा है ट्रेड बैलेंस। अब ट्रेड बैलेंस क्या है? अगर आपका जो एक्सपोर्ट्स हो और इम्पोर्ट्स हो ये दोनों बराबर हो तो हम कहते हैं कि यार आपका जो है ना ट्रेड बैलेंस चल रहा है। अगर आपके एक्सपोर्ट्स है 10 बिलियन डॉलर के, 10 बिलियन डॉलर के एक्सपोर्ट्स है और 10 बिलियन डॉलर के इम्पोर्ट्स है, तो आपका जो बैलेंस ट्रेड का जो क्या रहेगा, बैलेंस रहेगा। अभी लेकिन उसके अंदर भी 2 चीज़ें आती है। एक क्या है, अगर आपका जो एक्सपोर्ट्स है वो ज़्यादा है और आपका जो इम्पोर्ट्स है वो कम है, तो हम उसको कहते हैं कि यार ये आपका जो ट्रेड है वो अनफेवरेबल ट्रेड बैलेंस है आपके पास, या बाज़ उसको हम ट्रेड डेफिसिट भी कहते हैं। इम्बैलेंस जो अनफेवरेबल ट्रेड बैलेंस या ट्रेड डेफिसिट। लेकिन अगर आपके जो इम्पोर्ट्स है वो क्या हो, आपके इम्पोर्ट्स कम है और आपके जो एक्सपोर्ट्स या बाहर के ममालिक को आप ज़रा बेचते हैं, तो उसको हम कहते हैं फेवरेबल ट्रेड, या उसको ट्रेड सरप्लस का नाम भी दिया जाता है। तो ये है ट्रेड बैलेंस का। या उसको अगर यहाँ पे एक और टर्मिनोलॉजी आती है जिसको हम कहते हैं ट्रेड डेफिसिट। जो ट्रेड डेफिसिट है वो क्या है? ये असल में जब आपके जो एक्सपोर्ट्स हो, जब आपके एक्सपोर्ट्स कम हो और आपके इंपोर्ट ज़्यादा हो, तो उसको हम कहते हैं ट्रेड डेफिसिट, जो कि इस करंट अकाउंट का एक ज़ीली चीज़ है। दूसरा है इनविजिबल्स। इनविजिबल क्या है? ये किसी भी मुल्क के जो सर्विसेज है या इनकम है या ट्रांसफ़र पेमेंट से, फॉर एग्ज़ाम्पल आपको किसी बाहर के गए जो और किसी ने आपको गिफ्ट दे दी, किसी ने आपको कुछ एड दे दिया, जिस तरह के एड्स मिलते हैं, तो वो ट्रांसफ़र पेमेंट्स के अंदर आता है। ठीक है, इसके ऊपर हमारे पैसे नहीं लगते और ये जो है फ्री ऑफ कास्ट हमें मिल जाते हैं। दूसरा है सर्विसेज। सर्विसेज के अंदर आता है, अगर आप फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास सर्विसेज के अंदर अगर हम कोई ट्रांसपोर्टेशन की इंडस्ट्री है, जिस तरह हमारा PI हो गया, या जो और भी जितने भी ट्रेड वगैरह हो रहा है, कम्युनिकेशंस की जो सर्विसेज है, उससे हमारा जो इनकम जनरेट होता है वो इनविजिबल्स के अंदर आता है। और दूसरा इनकम क्या है कि बाहर से अगर हम कुछ बोरोइंग से कमा ले
किसी इंटरेस्ट के थ्रू कमा ले उसको कहते हैं, वो भी इनविजिबल्स के अंदर आता है। तो करंट अकाउंट इज़ द कम्बिनेशन ऑफ फोर थिंग्स: एक्सपोर्ट्स, इम्पोर्ट्स, ट्रेड बैलेंस एंड इनविजिबल्स। और ये जब इस तरह हो कि किसी भी मुल्क को, किसी भी कंट्री को इन चीज़ों में क्या हो, नुकसान हो रहा हो, तो हम कहते हैं कि हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट चल रहा है। क्या चल रहा है? करंट अकाउंट डेफिसिट। करंट अकाउंट डेफिसिट तब होगा जब आपका ट्रेड बैलेंस अनफेवरेबल होगा, जब आपके इंपोर्ट्स ज़्यादा होंगे, जब आपके एक्सपोर्ट्स कम होंगे, जब आपके इनविजिबल्स कम होंगे, या बाहर के ममालिक को तो आप ज़्यादा दे रहे हो लेकिन वो आपको कुछ नहीं दे रहे, तो इट इज़ कॉल्ड करंट अकाउंट डेफिसिट। एंड करंट अकाउंट डेफिसिट जो है ना, वो बाज़ लोग बैलेंस ऑफ पेमेंट से कंफ्यूज करते हैं, लेकिन वो बैलेंस ऑफ पेमेंट से का एक ज़ीली चीज़ है, ग्रुप है। अभी बैलेंस ऑफ पेमेंट का जो दूसरा कंपोनेंट है वो है कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट के अंदर क्या चीज़ें आती है? इसमें एक आता है एक्सटर्नल असिस्टेंस। बाहर के ममालिक आपके साथ जितना भी हेल्प करवा देते हैं, आपको मनी के फॉर्म में असिस्टेंट करवा देते हैं, पैसे देते हैं, लेकिन वो यहाँ पे तो इनविजिबल में तो वो फ्री ऑफ कास्ट होते थे, लेकिन वहाँ पे ये जो है ना, ये असिस्टेंट आप बारो करते हैं, ये कुछ टाइम के लिए होता है, ये फ्री नहीं होता, उसको पे बैक करना पड़ता है। दूसरा है एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग। अगर आप कमर्शियल पर्पसेस के लिए बोरो करते हैं तो भी आपके कैपिटल अकाउंट के अंदर आता है। आपका जो शॉर्ट टर्म डेट है, जो कि 1 से 3 साल के लिए जो आप पैसे लेते हैं बाहर के ममालिक से, वो भी आपके कैपिटल अकाउंट के अंदर आता है। और जो दूसरा आपके मुल्क के अंदर जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट आता है, बाहर के ममालिक जो आपकी कंट्री में इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो वो भी कैपिटल अकाउंट के अंदर ही आती हैं। अब बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या है? अभी यहाँ से हमें पता चलेगा कि अगर बैलेंस ऑफ पेमेंट्स तब होगा जब हमारा जो कैपिटल अकाउंट और जो करंट अकाउंट है, ये आपस में बराबर होंगे। हमेशा ये बराबर ही होते हैं। अगर करंट अकाउंट डिफिसिट चल रहा है किसी मुल्क का, तो वहाँ पे कैपिटल अकाउंट सरप्लस चलेगा। ये इकनॉमिक्स का रूल है कि यहाँ पे बैलेंस रहेगा और इस बैलेंस को कहते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट्स। ये थी हमारी इकनॉमिक टर्मिनोलॉजी में सबसे पहली कंसेप्ट, वो है बैलेंस ऑफ पेमेंट्स। अभी हमारे पास कुछ इंस्टीट्यूशन है, जैसे हो गया IMF हो गया, वर्ल्ड बैंक हो गया और एशियन डेवलपमेंट बैंक हो गया, या जितना पेरिस क्लब है या वट एवर दे में भी, वो ये जितने भी इंस्टीट्यूशन है, और ख़ासकर IMF उसको बनाया ही इसलिए है कि वो दुनिया के ममालिक की बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस को अवॉइड कर सके। वर्ल्ड बैंक और IMF है इसलिए कि वो बैलेंस ऑफ पेमेंट्स की जितने क्राइसिस है, अगर यहाँ पे बैलेंस ना हो तो उस बैलेंस को लाने के लिए IMF, वर्ल्ड बैंक, ADB या हम किसी दूसरे ममालिक से भी पैसे ले सकते हैं। ठीक है, तो ये थी पहले टर्मिनोलॉजी। अब हम पढ़ते हैं दूसरे मोस्ट इम्पोर्टेंट दूसरी टर्मिनोलॉजी को। अभी जो दूसरी मोस्ट इम्पोर्टेंट टर्मिनोलॉजी है वो है नेशनल इनकम। नेशनल इनकम का मतलब ये है कि किसी भी मुल्क की जो आमदनी होती है, रेवेन्यू होती है, एक साल के अंदर उसको कहते हैं नेशनल इनकम। कि एक मुल्क कितना पैदावार पैदा करता है, इट इज़ कॉल्ड नेशनल इनकम। नेशनल इनकम को मेजर करने के लिए हमारे पास तकरीबन 5 तरीके अपनाए जाते हैं नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने के लिए। इसमें जो सबसे पहला है वो है ग्रास डोमेस्टिक प्रोडक्ट, GDP। ये जो GDP है, ये असल में हमारे पास यूज़ होती है किसी भी मुल्क की नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने के लिए। दूसरा है ग्रास नेशनल प्रोडक्ट, और भी है लेकिन ये जो है ये दो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ग्रास डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या है? ये ग्रास डोमेस्टिक प्रोडक्ट उन गुड्स एंड सर्विसेज की मकदार होती है जो एक मुल्क एक साल के अंदर पैदा करता है। ये जो GDP है, ये किसी भी मुल्क के जियोग्राफिक बाउंड्रीज के अंदर जो लोग होते हैं, जो लोग रहते हैं, उनकी पैदावार को क्या कहते हैं? GDP। द अमाउंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस विद इन 1 ईयर विद इन ए कंट्री इज कॉल्ड GDP। ये जो दूसरा टर्मिनोलॉजी है ग्रास नेशनल प्रोडक्ट, इट इज़ द अमाउंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय द नेशनल्स ऑफ ए कंट्री, इट इज़ कॉल्ड ग्रास नेशनल प्रोडक्ट। इसमें हमारे CNIC होल्डर्स आती हैं, हवा वो पाकिस्तान के अंदर हो या पाकिस्तान के बाहर हो, लेकिन वो एक साल के अंदर जितने गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करते हैं उसको कहते हैं ग्रास नेशनल प्रोडक्ट। ठीक है,
ये जो ग्रास नेशनल प्रोडक्ट है, ये इसमें हमारे जो है रेमिटेंसेस के अंदर आते हैं, जो बाहर के लोग हमें भेजते हैं, ठीक है। नेशनल इनकम को फाइंड करने के लिए, कैलकुलेट करने के जो दूसरे है वो है नेट नेशनल प्रोडक्ट है, ठीक है। डिस्पोजेबल नेशनल इनकम है, लेकिन वो इतने इम्पोर्टेंट नहीं है एज़ कम्पेयर टू दीज टू टर्मिनोलॉजी। जो तीसरी टर्मिनोलॉजी है वो है इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन क्या है? किसी गुड्स एंड सर्विसेज की जो प्राइस होती है उसके अंदर परसिस्टेंट इंक्रीज को कहते हैं इन्फ्लेशन। द कंसिस्टेंट और परसिस्टेंट इंक्रीज इन द प्राइसेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इज कॉल्ड इन्फ्लेशन। अभी इन्फ्लेशन के कुछ टाइप्स हैं, लेकिन आजकल जो न्यूज़पेपर में चल रहे हैं तो एक है हाइपर इन्फ्लेशन एंड स्टैगफ्लेशन। हाइपर इन्फ्लेशन मीन जब इन्फ्लेशन बहुत ही ज़्यादा हो, इट इज़ कॉल्ड हाइपर इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन की जो एवरेज होती है, जो कि किसी भी इकानमी के लिए ठीक रहती है, वो 6 to 7% होने चाहिए। कितना होना चाहिए? 6 to 7%। अगर किसी मुल्क के अंदर जो इन्फ्लेशन है वो 6 to 7% से कम है तो वही भी प्रॉब्लम है, अगर 6 to 7% से ज़्यादा है तो वो भी एक प्रॉब्लम है, जिसको कहते हैं हाइपर इन्फ्लेशन। आजकल यूएस का जो इन्फ्लेशन है वो क्या है? वो 7% है, लेकिन पाकिस्तान का जो इन्फ्लेशन है वो 29% है, जिसको हम कहते हैं हाइपर इन्फ्लेशन। दूसरा है स्टैगफ्लेशन। अभी ये बात यहाँ पे याद रखना ज़रूरी है कि जब भी किसी मुल्क के अंदर इन्फ्लेशन होती है, वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे लोगों का जो इनकम है वो बढ़ता है, वहाँ पे इकनॉमिक एक्टिविटी ज़्यादा जनरेट होती है। लेकिन अगर किसी मुल्क में इन्फ्लेशन हो और इन्फ्लेशन के साथ लोगों को जो एम्प्लॉयमेंट ना मिल रही हो, वहाँ पे इन्फ्लेशन के साथ अनएम्प्लॉयमेंट भी जनरेट हो रहा हो, तो उसको कहते हैं स्टैगफ्लेशन। आजकल जो पाकिस्तान का इशू है वो हाइपर इन्फ्लेशन का नहीं है, असल में वो क्या है, वो स्टैगफ्लेशन का है कि गुड्स एंड सर्विसेज की जो प्राइसेस है उसमें भी तो इंक्रीज़ आती जा रही है, लेकिन उसके मुकाबले में जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो भी बढ़ती जा रही है। इट इज़ कॉल्ड स्टैगफ्लेशन। एक और बात, दुनिया जब से बनी है तो गुड्स एंड सर्विसेज की जो वैल्यू है, जो प्राइस है, वो हमेशा बढ़ती जा रही है, उसमें डिक्रीज़ नहीं आता, और इन्फ्लेशन इकोनॉमी के लिए अच्छा होता है। लेकिन जब किसी मुल्क में या दुनिया में क्या होता है, जब गुड्स एंड सर्विसेज की वैल्यू घटती है तो उसको हम कहते हैं कि हम डिप्रेशन की तरफ जा रहे हैं, हम रिसेशन की तरफ आ रहे हैं। इन्फ्लेशन से पहले आता है डिफ्लेशन, डिप्रेशन के बाद रिसेशन और फिर डिप्रेशन। तो हमने जो 1930 में सुना, जिससे पूरी दुनिया की इकॉनमी डिस्टर्ब हो गई, उसकी वजह क्या थी? उस वहाँ पे इन्फ्लेशन नहीं हो रही थी, वहाँ पे गुड्स एंड सर्विसेज की वैल्यू नहीं बढ़ रही थी, मतलब कंजम्पशंस कम हो रही है। इन्फ्लेशन आता है तब है जब लोगों की जो परचेसिंग पावर है वो बढ़ रही है, या लोग ज़्यादा चीज़ें खरीद रहे हैं, तो इस वजह से आता है इन्फ्लेशन। दूसरा है डिफ्लेशन। दूसरा नहीं, ये है हमारा पास चौथा टॉपिक क्या है? वो डिफ्लेशन है। डिफ्लेशन इन्फ्लेशन का बिल्कुल अपोजिट है। अगर गुड्स एंड सर्विसेज की वैल्यूज़ में, प्राइसेस में परसिस्टेंट डिक्रीज़ आ रहा है तो उसको कहते हैं डिफ्लेशन। अभी डिफ्लेशन क्यों आएगा? डिफ्लेशन तब इस वक्त आएगा जब आप चीज़ें तो ज़्यादा पैदा कर रहे हो, आपके पास जो है ना प्रोडक्टिविटी आपकी ज़्यादा है, लेकिन लोगों का जो कंजम्पशन है तो वो क्या है, वो बहुत कम है। तो इस वजह से हमारे पास आती है डिफ्लेशन, और डिफ्लेशन भी क्या है, किसी भी इकोनॉमी के लिए ठीक नहीं है। और जब हम एक ठीक इकोनॉमी वही होती है जहाँ पे इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन के दरमियान एक बैलेंस रहता है, ठीक है। और डिफ्लेशन जैसा कि मैंने बताया कि अभी कोविड-19 के दौरान क्या हुआ था कि वहाँ पे लोगों ने कंजम्पशन कम की थी, तो जो कमोडिटीज़ थी वो ज़्यादा थी, लोग उसको कम खरीद रहे थे, इस वजह से उसकी प्राइसेस कम हो गई, जिसकी वजह से फिर जो इंडस्ट्री थे उन्होंने प्रोडक्टिविटी को कम किया। तो ये डिफ्लेशन का एक नुकसान है। दूसरा है क्या? वो है फिस्कल पॉलिसी। जो फिस्कल पॉलिसी है, ये वो पॉलिसी है जो हमारा मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस बनाती है। फिस्कल पॉलिसी की वजह से हमारी जो फाइनेंस मिनिस्ट्री है वो मुल्क के अंदर इन्फ्लेशन को और डिफ्लेशन को कंट्रोल करती है।
That is a tool used by the finance ministry of a country in order to control the inflation or deflation within a country. अभी ये इसका जो मेन एलिमेंट्स है फिस्कल पॉलिसी के अंदर वो दो हैं। एक है इंटरेस्ट है, दूसरा क्या है पब्लिक स्पेंडिंग। उसके अंदर ये दो चीज़ें आती हैं। अगर मुल्क के अंदर अगर गवर्नमेंट ये चाहता है कि लोगों के पास क्या हो, लोगों के पास पैसे कम हो। अभी मैंने बताया ना कि इन्फ्लेशन में क्या होती है कि हमारी जो करेंसी है उसकी वो डिवैल्यू हो जाती है। उसकी डिवैल्यूएशन इसलिए आती है कि हमारे पास जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो कम होते हैं, लेकिन उसको जो खरीदने वाले लोग होते हैं वो ज़्यादा होते हैं। ठीक है, तो इन्फ्लेशन आती है। उस इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट क्या करता है, आवाम से पैसा क्या करता है, खींच लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है चीज़ टैक्स बढ़ाने से। इंटरेस्ट है या उसको हम क्या कहते हैं, टैक्सेस। जब गवर्नमेंट टैक्सेस बढ़ा देती है तो लोगों के जेबों से पैसा चला जाता है गवर्नमेंट के पास, तो जो इन्फ्लेशन है वो थोड़ा सा कंट्रोल हो जाता है। दूसरा क्या है पब्लिक स्पेंडिंग। अभी जब गवर्नमेंट इन्फ्लेशन को कम करना चाहता है तो वो पब्लिक स्पेंडिंग को कम करेगा। फॉर एग्जाम्पल पब्लिक स्पेंडिंग के अंदर क्या आएगा, रोड्स बन रहे हैं, स्कूल कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ पब्लिक ट्रांसपोर्ट वगैरह बन रहे हैं, तो उसके ऊपर गवर्नमेंट जो पैसे खर्च कर रहे हैं वो उसको कम कर देते हैं, तो जो इकनॉमिक एक्टिविटीज़ है वो कम हो जाती है और इन्फ्लेशन भी कम हो जाता है। तो ये है फिस्कल पॉलिसी। दूसरा है मॉनेटरी पॉलिसी जो है ना, ये हमारा जो किसी भी कंट्री का जो सेंट्रल बैंक होता है, पाकिस्तान की केस में ये क्या है, जो स्टेट बैंक है, ये पॉलिसी स्टेट बैंक बनाता है। उसका काम भी क्या है, मुल्क के अंदर करेंसी के फ़्लो को कंट्रोल करना। उसका जो मेन एजेंट है वो क्या है, वो इंटरेस्ट रेट है। हम हमेशा सुनते हैं कि स्टेट बैंक ने जो है इंटरेस्ट रेट कम किया या इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिया। अगर किसी भी मुल्क के अंदर इन्फ्लेशन है और करेंसी जो है लोकल करेंसी वो काफ़ी बढ़ चुकी होती है, तो स्टेट बैंक क्या कर लेता है कि वो इंटरेस्ट रेट को बढ़ा देता है। जब वो इंटरेस्ट रेट को बढ़ा देता है तो लोग अपने पैसे बैंकों के अंदर रख लेते हैं और इस तरह जो लोगों से पैसे बैंक की तरफ चले जाते हैं। लेकिन अगर वो डिफ्लेशन की सिचुएशन हो और वो लोगों को पैसा देने की कोशिश करते हैं तो वो फिर क्या करते हैं, वो इंटरेस्ट रेट को कम करते हैं। इसलिए लोग जो है ना बैंक से लोन ले लेते हैं और उसको इन्वेस्ट करते हैं मुख्तलिफ बिजनेसेस के अंदर। एक ये है। दूसरा मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर एक और चीज़ है, वो क्या है, वो गवर्नमेंट के बॉन्ड्स होते हैं। अगर जब वो लोगों से, सोसाइटी से, कंट्री से पैसा एब्जॉर्ब करना चाहता है तो वो गवर्नमेंट के जो बॉन्ड्स है वो स्टेट बैंक सेल कर लेते हैं। तो इस वजह से भी वो पैसा बैंक के अंदर आ जाता है। लेकिन अगर वो लोगों को पैसा देना चाहता है तो वो अपने जो बॉन्ड्स है वो क्या कर लेते हैं, वो वापस आ लेते हैं। तो ये था, ये 4 हो गई अभी तक। अब हम 5वां पढ़ेंगे इंशाल्लाह। जो 5वां है, जो द फिफ्थ मोस्ट इम्पोर्टेंट इकोनॉमिक टर्मिनोलॉजी इज़ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स। अभी जो दुनिया की जो ट्रेड है वो होता है डॉलर्स के अंदर, जबकि किसी भी मुल्क की लेकिन जो डॉलर है ये सिर्फ अमेरिका और कुछ ममालिक का ही लोकल करेंसी है। तो जब भी हम इंपोर्ट्स की बिल पेमेंट करते हैं या कोई भी कंट्री जब इंपोर्ट्स की पेमेंट करता है तो उसके लिए हमें चाहिए डॉलर्स। तो ये जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स का मतलब ये है कि द अवेलेबिलिटी ऑफ फॉरेन करेंसी टू एक्सचेंज द लोकल करेंसी टू दैट पर्टिकुलर करेंसी, उसको हम कहते हैं फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स। फॉर एग्जांपल हमारा जो इम्पोर्ट अभी थे इमरान खान के टाइम में वो थे $80 बिलियन के। तो अभी हमें कम से कम 1 साल के अंदर $80 बिलियन चाहिए थे ताकि हम उसको पे कर सके। लेकिन हम तो डॉलर, हमारी जो करेंसी है वो क्या है, वो तो पाकिस्तानी रुपीज़ है, पाकिस्तानी रुपी है। तो ये जो हमारे मुल्क के अंदर डॉलर के इतने इनफ्लो होने चाहिए
जो कम से कम $80 बिलियन का हो, तो ये जो अवेलेबिलिटी है इंटरनेशनल करेंसी की, जो कि आपकी स्टेट बैंक अकाउंट के अंदर होती है, उसको कहते हैं फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स। जब भी किसी मुल्क के अंदर फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स या इंटरनेशनल करेंसी ख़त्म हो जाती है, तो वो मुल्क क्या होता है, वो हम उसको कहते हैं कि द कंट्री इज़ नियरली टू डिफ़ॉल्ट। डिफ़ॉल्ट तब आता है, ये जो किसी भी मुल्क की जो लोकल करेंसी होती है, उसकी इतनी इम्पोर्टेंस नहीं होती, क्योंकि आप उसको स्टेट बैंक बना सकता है, उसको किसी भी मुल्क का बैंक बना सकता है, लेकिन उसकी वैल्यू सिर्फ उस मुल्क के अंदर ही होती है। तो इसलिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है, वो इंटरनेशनली रिकग्नाइज करेंसीज़ है। और फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स जब गिर जाते हैं तो हमें क्या करना पड़ता है, हमें बाहर के ममालिक से लोन लेना पड़ता है, या हमें इंटरनेशनल जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं उसके पास जाना पड़ता है, ताकि वो हमें कुछ डॉलर्स दे दे, ताकि हम अपने इम्पोर्ट्स और दूसरे नेसेसरी पेमेंट्स कर सके बाहर के दुनिया को। दूसरा है दूसरा नहीं, छठा, जो छठा मोस्ट इम्पोर्टेंट इकोनॉमिक टर्मिनोलॉजी है इकोनॉमिक्स की, वो क्या है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। हमने बैलेंस ऑफ पेमेंट में पढ़ा, ये जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट है, ये आता है कैपिटल अकाउंट के अंदर। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का मतलब ये है, जब बाहर के ममालिक, बाहर के लोग, नॉन रेजिडेंट्स जो होते हैं, वो आपके मुल्क में आकर बिजनेसेस में इन्वेस्ट करते हैं, आपके स्टॉक एक्सचेंज के अंदर इन्वेस्ट करते हैं, तो उसको कहते हैं फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के ज़रिए से हमारा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स बढ़ जाते हैं। दूसरा, इसकी वजह से हमारा जो करंट अकाउंट डेफिसिट है, वो डेफिसिट कम हो जाता है या ख़त्म हो जाता है। अभी इंडिया की जो फॉरेन एक्सचेंज जो उसकी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है, तो वो नियरली अभी तकरीबन 550 बिलियन, $600 बिलियन है। वहाँ पर $600 बिलियन की इन्वेस्टमेंट होती है सालाना, लेकिन पाकिस्तान के केस में ये जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है, यही बहुत ही ज़्यादा कम है। दूसरा है रेमिटेंसेस। रेमिटेंसेस क्या है, द अमाउंट ऑफ मनी सेंड बैक बाय द डियास्पोरा ऑफ ए कंट्री इज कॉल्ड रेमिटेंसेस। हमारे जो पाकिस्तानी हैं जो कि बाहर के ममालिक में काम करते हैं, वो जो पैसे हमें भेजते हैं एनुअली और मंथली, उसको कहते हैं रेमिटेंसेस। रेमिटेंसेस के ज़रिए हम वो, क्योंकि वो वहाँ नॉन लोकल करेंसी में कमाते हैं, दरहम में कमाते हैं, ठीक है, डॉलर्स में कमाते हैं, तो इससे हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स बढ़ जाते हैं। तो अगर किसी मुल्क के अंदर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आती है, किसी मुल्क के अंदर रेमिटेंसेस आते हैं, तो क्या होगा कि वहाँ के जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स है वो बढ़ेंगे, और अल्टरनेटिवली क्या होगा, आपके करंट अकाउंट डेफिसिट जो है वो सरप्लस में जाएगा, और आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होगा, बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस नहीं होगी, बल्कि वहाँ पे बैलेंस आएगा। ठीक है। आठवां टर्मिनोलॉजी है परचेजिंग पावर। परचेजिंग पावर क्या है, द एबिलिटी ऑफ ए पर्सन टू परचेज कमोडिटीज़, या आपकी जो करेंसी है उसकी जो कुव्वत खरीद को क्या कहते हैं, परचेजिंग पावर। फॉर एग्ज़ाम्पल, हमारे पास जो 500 रुपीज़ की नोट है, पाकिस्तानी रुपीज़ क्या, 500, उसकी उसके बदले हम जितने चीज़ें खरीद सकते हैं, उसको हम कहते हैं परचेजिंग पावर। ठीक है। लेकिन अब क्या होता है, जब इन्फ्लेशन होता है तो परचेजिंग पावर लोगों की घट जाती है। परचेजिंग पावर के घट जाने से पॉवर्टी बढ़ती है, अनएम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है। परचेजिंग पावर इंक्रीज़ कब होता है, जब आपके मुल्क की प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, जब आप रिसोर्सेज को पैदा करते हैं, तो वहाँ पे परचेजिंग पावर बढ़ती है। अभी ये जो करंट सिचुएशन है, इनमें इन्फ्लेशन की वजह से कुछ कमोडिटीज़ इस तरह है जो एक स्पेशल लोगों की लिमिट से बाहर जा चुकी है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर कोई बंदा मंथली 30,000 रुपये कमा रहा है, तो वो 1 साल पहले 30,000 में वो चीज़ें ले सकता था, जो अब वो 30,000 में नहीं लेके आ सकता। तो उस इट मीन्स कि उसका जो परचेजिंग पावर है वो कम हो गया है। तो जहाँ किसी मुल्क के जो परचेजिंग पावर है वो ज़्यादा हो, तो वो कंट्री प्रॉस्पेरस और इकोनॉमिकली अच्छा कंसिडर किया जाता है, एज़ कम्पेयर टू दोज कंट्री वेयर द परचेजिंग पावर ऑफ इट्स रेजिडेंट्स इज़ वेरी लो। दूसरा है टैक्स टू जीडीपी रेशो। हमने जीडीपी पढ़ा कि इट इज़ द अमाउंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन ए कंट्री इन ए पीरियड ऑफ 1 ईयर। अब क्या है टैक्स, क्या है टैक्स, हमने फिस्कल पॉलिसी के अंदर पढ़ा कि गवर्नमेंट क्या करते हैं, अपनी
जो डे टू डे एक्टिविटीज़ है उसको चलाने के लिए लोगों के ऊपर, कमोडिटीज़ के ऊपर कुछ चार्ज करते हैं जिसको कहते हैं टैक्स, और ये गवर्नमेंट के रेवेन्यू का एक सोर्स होता है। और वो अमाउंट, टैक्सेस का वो अमाउंट जो हमारे जीडीपी का हिस्सा बनते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमारा जीडीपी है $100 बिलियन, अगर जीडीपी क्या है $100 बिलियन, और इसमें जो टैक्सेस है, इसमें हमने टैक्स से कंट्रीब्यूशन की है $10 बिलियन की, तो हमारा जो टैक्स टू जीडीपी रेशो होगा वो क्या होगा, 10% होगा। तो टैक्स अभी पाकिस्तान की जीडीपी जो थी लास्ट ईयर वो थी $381 बिलियन, और जो टैक्स टू जीडीपी रेशो था वो था $10.3 बिलियन। इट्स मीन इट इज़ वेरी लो, क्योंकि इस टैक्स टू जीडीपी रेशो जो बाहर के ममालिक का है, जो डेवलप कंट्रीज़ है, वो 25% से लेकर 35, 40, बास का तो 50 के ऊपर भी है। तो ये था टैक्स टू जीडीपी रेशो। दूसरा है लिक्विडिटी। लिक्विडिटी क्या है? जैसा कि हमने फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में पढ़ा कि इट इज़ द अवेलेबिलिटी ऑफ फॉरेन करेंसी इन द स्टेट बैंक ऑफ ए कंट्री। तो अगर फॉरेन करेंसी है और आप अपनी लोकल करेंसी को आसानी से फॉरेन करेंसी में क्या कर सकते हो, एक्सचेंज कर सकते हो, इट्स हम कहते हैं कि या देयर इज़ लिक्विडिटी। लेकिन अगर आपकी लोकल करेंसी या कोई भी करेंसी दूसरी करेंसी में आसानी से एक्सचेंज ना हो रही हो, तो हम कहते हैं कि देयर इज़ लिक्विडिटी क्राइसिस। लिक्विडिटी क्राइसिस की वजह से आपके फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स कम हो जाते हैं। ठीक है। हाँ, द 11 टर्मिनोलॉजी रिलेवेंट टू द मोस्ट इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक टर्म्स इज डेट। अभी डेट क्या है, हमने वहाँ पे पढ़ा कि हमारे पास जो गवर्नमेंट है उस वो क्या करता है, वो लोगों के ऊपर पैसे लगाती भी हैं और लोगों से पैसे लेती भी है। जिस तरीके से वो लेते हैं उसको हम कहते हैं गवर्नमेंट का रेवेन्यू। वो जो रेवेन्यू है वो टू टाइप्स की है, वो या तो टैक्सेस आ सकता है, या वो जो और नॉन टैक्स में आपके एजुकेशन की फ़ी हो गई, आपकी जो स्पेशल सर्विसेज है, फॉर एग्जांपल इस्लामाबाद में जो कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी है उसका भी वो फ़ी चार्ज करते हैं, तो ये भी गवर्नमेंट के रेवेन्यू के सोर्सेस है। जब उसको रेवेन्यू है, लेकिन गवर्नमेंट जो लोगों के ऊपर पैसे लगाती है, सैलरीज देती है, रोड्स, बिल्डिंग, ब्रिजेस, इस तरह की चीज़ें बनाती है, तो उसके ऊपर गवर्नमेंट पैसे लगाती है, ये है गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर। जब आपके मुल्क का एक्सपेंडिचर बढ़ जाता है आपके रेवेन्यू से, तो यहाँ पे एक गैप क्रिएट होता है, और इस गैप को फुलफ़िल करने के लिए हमें डेट लेना पड़ता है, हमें कर्ज़ा लेना पड़ता है। ठीक है। तो कर्ज़ा हम इसलिए लेते हैं, या कर्ज़ा वो होता है जो हमें अपनी मुल्क के रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर में को बराबर करने के लिए जो टेक्निक्स यूज़ होती हैं। ठीक है। दूसरा है इकोनॉमिक डिफ़ॉल्ट। इकोनॉमिक डिफ़ॉल्ट क्या है? जब आपके पास इनफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स नहीं होंगे, आपकी लिक्विडिटी नहीं होगी, ठीक है, आपका टैक्स टू जीडीपी रेशो कम है, लोग टैक्सेस नहीं दे रहे हैं, ठीक है, रेमिटेंसेस नहीं आ रहे हैं, तो उसको फिर क्या कहेंगे? इकोनॉमिक डिफ़ॉल्ट। जब आपका इम्पोर्ट बिल, जब आपके पास जो आपके फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स है वो आपके 3 महीनों के इम्पोर्ट बिल के बराबर रह जाए या इससे कम रह जाए, तो हम कहते हैं कि द कंट्री इज़ नियरली टू डिफ़ॉल्ट। दूसरा है फिस्कल, दो 13 जो टर्मिनोलॉजी है वो है फिस्कल डिफिसिट। फिस्कल, मैंने जिस तरह डेप्थ में पढ़ा है कि जो फिस्कल डिफिसिट है वो कहाँ से आता है, गवर्नमेंट के क्या होते हैं? रेवेन्यू होते हैं, और उसके होते हैं एक्सपेंडिचर। जब आपके एक्सपेंडिचर बढ़ जाते हैं आपके रेवेन्यू से, तो इस फिनोमेना को कहते हैं फिस्कल डिफिसिट। और फिस्कल डिफिसिट के साथ एक सिनोनिमस टर्मिनोलॉजी है जिसको कहते हैं, जिसको आप 14 भी लिख सकते हैं, वो है बजट डिफिसिट। तो बजट डिफिसिट हो गया या फिस्कल डिफिसिट, ये दोनों एक ही तरह की टर्मिनोलॉजी है जब रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर में इम्बैलेंस क्रिएट हो जाता है। ओके, द 15 टर्मिनोलॉजी विच इज़ रिलेवेंट टू इकोनॉमिक्स, इट इज़ प्राइवेटाइजेशन। अब प्राइवेटाइजेशन क्या है? हमारे पास तीन तरह के बड़े बड़े इकोनॉमिक सिस्टम हैं। एक है इस्लामिक इकोनॉमिक सिस्टम, एक है कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक सिस्टम, दूसरा है कम्युनिस्ट और सोशलिस्ट इकोनॉमिक सिस्टम। प्राइवेटाइजेशन वो इकोनॉमिक्स, कैपिटलिज्म के अंदर वो कंसेप्ट है जिसमें जितने भी स्टेट इंस्टीट्यूशंस होती हैं वो प्राइवेट लोगों के पास होती हैं,
वो गवर्नमेंट के कंट्रोल के अंदर नहीं होती। जितने भी बिजनेसेस है, इंस्टीट्यूशंस है, इट इज़ एक्चुअली कंट्रोल्ड बाय पब्लिक, नॉट बाय द स्टेट, इट इज़ नॉट विद इन द अथॉरिटी ऑफ योर स्टेट। फॉर एग्जांपल प्राइवेट स्कूल्स हो गए, तो वो एक आम आदमी चलाता होता है, जो हमारा TCS हो गया, लेपर्ड्स हो गए, ये जितने भी है ये प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस हैं। पाकिस्तान के अंदर प्राइवेटाइजेशन की एक मिनिस्ट्री है, कमीशन है, जो आहिस्ता आहिस्ता उन इदारों को जो नेशनलाइज है, जो गवर्नमेंट के कंट्रोल के अंदर है, उसको प्राइवेटाइज कर रहे हैं। दूसरा है लिबरलाइजेशन। लिबरलाइजेशन क्या है? अपने इकोनॉमी को ओपन करा देना, ठीक है। जितने भी टैरिफ्स है, ट्रेड बैरियर्स है, उसको ख़त्म करना, इकोनॉमी को ओपन करना, उसको क्या कहते हैं? लिबरलाइजेशन। और ये जो है ना, ये कैपिटलिज्म का क्या है? कार्डिनल प्रिंसिपल है। वो आपको कहते हैं कि अपनी इकानमी को ओपन करे, लिबरल करे, स्टेट की जो इंटरफेरेंस है उसको ख़त्म करे, इट इज़ कॉल्ड लिबरलाइजेशन। दूसरा है ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन असल में ये एक ब्रॉडर कंसेप्ट है, जो कि क्या है, ये इंटरनेशनल जो मार्केट्स है, कैपिटल्स है, ठीक है, और बिजनेसेस का एक इंटीग्रेशन है। और इस इंटीग्रेशन के ज़रिए वो क्या करते हैं? पूरी दुनिया को एक ग्लोबल विल स्पेस की तरफ लेकर आ रहे हैं, जो इनहेंस कम्युनिकेशन सर्विसेज के ज़रिए, ट्रांसपोर्टेशन के ज़रिए। तो ये है ग्लोबलाइजेशन। अभी आजकल की दुनिया में किसी भी इकानमी को बेहतर बनाने के लिए हमें प्राइवेटाइजेशन, लिबरलाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन जैसे फिनोमेनास को अपनाने की ज़रूरत है। इंडिया की जो इकानमी है, जो कि 1991 से पहले जो कि बांग्लादेश से भी पीछे थी, पाकिस्तान से भी पीछे थी, उन्होंने क्या कर दिया 1991 के अंदर, उसका जो डॉक्टर मनमोहन सिंह था, उन्होंने इंडियन इकोनॉमी के अंदर प्राइवेटाइजेशन, लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन जैसे रिफॉर्म्स किए, जिसकी वजह से उसकी इकानमी आज दुनिया की 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बनी हुई है, ठीक है। तो पाकिस्तान को भी इन चीज़ों की तरफ जाना चाहिए। दूसरा है कमोडिटी सुपर साइकिल। कमोडिटी सुपर साइकिल क्या है? कमोडिटी जितनी भी चीज़ें हम यूज़ करते हैं, जिसका ट्रेड होता है, जिसको हम खरीदते हैं या सेल करते हैं, उसको कहते हैं कमोडिटीज़। कमोडिटी सुपर साइकिल क्या है? जब ये एक लॉन्ग टर्म चेंज है प्राइसेस के अंदर, इंटरनेशनल इवेंट्स की वजह से। फॉर एग्जांपल कोविड-19 आया, तो उसकी वजह से भी जो कमोडिटीज़ की प्राइसेस थी वो ऊपर गई। यूक्रेन क्राइसिस की वजह से भी जो ओवरऑल जो कमोडिटीज़ की प्राइसेस थी वो ऊपर गई। तो मतलब ये कि एक लंबे अरसे तक जब आपकी कमोडिटीज़ की जो प्राइसेस है वो ऊपर चली जाती हैं, बढ़ जाती है, तो उसको हम कहते हैं कमोडिटी सुपर साइकिल। अभी तक दुनिया में आई थिंक देयर इज़ द नाउ द 5th कमोडिटी सुपर साइकिल, और आई एम नॉट श्योर। तो उसकी वजह क्या है? जब आपका वर्ल्ड वार 1 हुआ तो कमोडिटी सुपर साइकिल आई थी, वर्ल्ड वार 2 की वजह से आई थी, कोल्ड वार, अभी कोल्ड वार हो गया, और आपका यूक्रेन क्राइसिस हो गई, आपका कोविड-19 हो गया, तो उन्होंने एक नया कमोडिटी सुपर साइकिल क्रिएट किया हुआ है। इस कमोडिटी सुपर साइकिल की वजह से दुनिया का हर मुल्क इफेक्ट हो चुका है। दूसरा क्या है? लैंड रिफॉर्म्स। ये जो वर्ड है, ये पाकिस्तानी न्यूज़पेपर में बहुत ज़्यादा पढ़ने को मिलता है। लैंड रिफॉर्म्स का हमने पढ़ा कि प्राइवेटाइजेशन होने चाहिए, लिबरलाइजेशन होने चाहिए, ग्लोबलाइजेशन होने चाहिए। तो वो कैसे होगी? जब हम लैंड के अंदर रिफॉर्म्स करेंगे। अभी ये जो हिस्सा है, जो पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश का जो हिस्सा है, तो यहाँ पे पहले सोशलिज्म था। जो मुगल थे, उनमें जो लैंड थी वो स्टेट कंट्रोल थी। आहिस्ता आहिस्ता दूसरे ममालिक ने इस तरह के रिफॉर्म्स की कि लैंड्स की जो ओनरशिप है उनको प्राइवेट लोगों को ट्रांसफ़र किया, और फिर एक लिमिट लगाई कि एक बंदा इतना लैंड होल्ड कर सकता है।